नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दोपहर के 12 बज गए हैं। वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का, यानी वो कार्यक्रम जहां पर देश दुनिया की हर खबर से आपको बाखबर करते हैं। और आज शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप के दौरे को लेकर। 2022 का पहला उनका यूरोप का दौरा और 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शानदार स्वागत होता है, बच्चों से मुलाकात की जाती है, भारतीयों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री को तोहफा भी दिया जाता है, सेल्फी लोग लेते हैं, वंदे मातरम के नारे लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में 3 दिन का यूरोप का दौरा है और सबसे पहले जर्मनी गए हैं, इसके बाद डेनमार्क, फ्रांस जाने वाले हैं। 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग में शामिल होंगे, 8 वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे। यह दौरा इस लिहाज से खास है क्योंकि पहला विदेशी दौरा है साल 2022 का। और 3 दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों, व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। एक रात जर्मनी, डेनमार्क में रुकेंगे और इसके बाद फिर फ्रांस वो जाएंगे जहां पर इमैनुअल मैक्रो, जो कि एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बर्लिन में प्रधानमंत्री बच्चों से मिले, किसी की प्रतिभा को यहां पर कॉम्प्लीमेंट किया, ऑटोग्राफ दिया, तो किसी की प्रतिभा को बड़ी गंभीरता से सुना। ये 2 बच्चे सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारे, जननी समान तू है, तेरे लिए मरे। वाह वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारे, जननी समान तू है, तेरे लिए मरे। वाह वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारे, जननी समान तू है, तेरे लिए मरे। वाह वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना। अच्छा तो बनाया क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा था। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के हाँ बेटे आप साइन करवाने थे। फोटो निकाले बेटे आप फोटो निकाले साइन कर दो। वापिस दे देना। क्या बनाया तुमने? अच्छा तो बनाया क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा था। कितना टाइम लगा इसको बनाने में 1 घंटा और बाकी के हाँ बेटे आप साइन करवाने थे। फोटो निकाले बेटे आप फोटो निकाले साइन कर दो। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस बच्ची ने गिफ्ट की। ये बच्ची से हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने बातचीत की है। हम आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। ये वो बच्ची है, देखिए। डियर प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू बर्लिन। कैसा रहा आपका इनकाउंटर आज तक पे? आपको पूरे देश में लोग देख रहे हैं इस वक्त आज तक पे, क्या बोलेंगे आप? मैं बोलूंगी कि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, मोदी जी से, और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपको तो वंदे मातरम भी लिखा हुआ मिला है, वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ऑटोग्राफ मिला। हाँ, और मैंने उन्हें बोला कि यू आर माई आइकॉन, और मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम प्राउड कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपने बोला यू आर एन आइकॉन? यस। और उनका क्या रिस्पॉन्स था? लाइक
he did like this. तो हाउ आर यू फीलिंग? अब आपके लिए कैसी खुशी है? It was like my dream came true. ये आपने खुद से बनाई है ना? तो ये कितने दिन में बनाई? One day. एक दिन में? मान्या मिश्रा जय हिंद लिखा आपने? हाँ, Yes. और फिर बना के और आज पीएम को दिखा दिया, तो मतलब जो काम जहाँ पहुँचना था वो हो गया। Yes. Yes. अब फीलिंग रिलीव्ड? अभी भी धड़कन तेज है? Yes. धड़कन तेज है, एक्साइटेड स्टिल? Yes. तो मान्या इज हैप्पी नाउ? Yes. Yes. चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप जो इंडियंस देख रहे हैं उनको? वंदे मातरम, जय हिंद। ये मान्या मिश्रा, नन्ही सी मान्या मिश्रा से आप मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इन्होंने बनाई थी एक दिन में, भेंट करने के लिए सुबह से ही उत्साहित थी। आप भी यहाँ पर 4 बजे आ गई थी, सुबह 4-5 बजे? Yes. 4-5 बजे सुबह ही आ गई थी, और तब से इनका एक्साइटमेंट था कि प्रधानमंत्री को ये देना है। दिया इन्होंने, इनको ऑटोग्राफ भी मिला है, और अब इनके चेहरे की खुशी तो बिल्कुल छिपाए नहीं छिप रही है, और एक्साइटेड भी हैं, लेकिन इसी के साथ नर्वसनेस तो नहीं हुआ कभी? नहीं। हाँ? नहीं, बस थोड़ा सा हुआ। Yes. अब लेकिन ठीक है, अब लग रहा है कि जो करना था हो गया। Yes. हाँ? Yes. So, अब कहाँ बताओगे आप इसको? स्कूल में बताओगे? क्या करोगे आप? प्रेम करवा के घर। इज दैट योर डैड? Yes. ये देखो, डैड हम दोनों की इधर से अलग फिल्मिंग कर रहे हैं। डैड साहब भी बहुत खुश है। बेटी एकदम खूब मजा आया आज बच्ची के साथ। बहुत ऐसे राजा जो बहुत ही दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए सच में दिल से सोचते हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने भारतवर्ष के लिए किया है उसको हैट्स ऑफ। और ये हम सबका एक सपना था यहाँ पे कि मोदी जी हमारे बीच में हैं आज, और भले ही ठीक है उनका बहुत शॉर्ट विजिट है, और लेकिन एक फीलिंग जो हम लोगों के अंदर पिछले 1 हफ्ते या 10 दिन से थी कि हम मोदी जी से मिलने वाले, जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर था, आज वो एक सपना हमारा साकार हो गया मोदी जी से मिलके। ही इज एक्चुअली ट्रू प्राइम मिनिस्टर। तो देखा अपने पिता यहाँ, मान्या मिश्रा की खुशी अलग, जबरदस्त उत्साह है भारतीयों में यहाँ पर। तो चेहरे की खुशी जो है वो छिपाए छिप नहीं रही, बच्चों में उत्सुकता प्रधानमंत्री को लेकर। लेकिन सिर्फ उत्सुकता बच्चों में नहीं है, जर्मनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। मोदी मोदी के नारे लगे हैं, वंदे मातरम का वहां जयघोष हुआ है। यूक्रेन जंग के बीच में प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं, और हम आपको बता दें कि इस दौरे की शुरुआत जो है वो जर्मनी से ही हुई है। आज शाम को पीएम जर्मन चांसलर से मुलाकात करेंगे। यह दौरा काफी अहम है। क्यों अहम है, इस रिपोर्ट में देखिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मोदी मोदी, इन्हीं नारों के बीच प्रधानमंत्री का जर्मनी में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री को देख जर्मनी में भारतीय समुदाय गदगद थे। ऐसा लग रहा था मानो जर्मनी में भारत उमड़ आया हो। अपने बीच प्रधानमंत्री मोदी को पाकर भारतीय मूल के बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। एक बच्ची ने अपनी बनाई तस्वीर दिखाई। तस्वीर को निहारते हुए पीएम बच्चे से बातें कर रहे थे। पैदा यही हुई है। उसका हालचाल जान रहे थे। फिर तस्वीर हाथ में लेकर पीएम ने न सिर्फ ऑटोग्राफ दिया बल्कि संदेश भी लिखा। एक दूसरे बच्चे ने गाना सुनाया तो प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाकर हौसला बढ़ाया। बर्लिन के होटल एडलॉन कैंपस्की में प्रधानमंत्री के इंतजार में सुबह 4 बजे से ही लोग मौजूद थे। सभी के हाथों में गुलदस्ते थे, तोहफे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री होटल पहुंचे, वंदे मातरम का जय घोष होने लगा। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जबरदस्त जोश में। कैसा है आप लोगों का जोश? अब बताइए, पीएम से मीटिंग कैसी रही? बहुत बहुत अच्छी रही। पीएम मोदी ने सबको झुक के नमस्कार किया और वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा
एक उत्साह भरा टाइम था और हमें बाहर से मोदी की आवाजें उत्साह इतना डबल हो गया कि हम अंदर से चिल्ला नारेबाजी कर रहे थे अंदर बिल्कुल से। बिल्कुल, क्योंकि बाहर से सुनाई दिया, हमें समझ आ गया कि मोदी जी लैंड हो गए और अब आने वाले हैं, तो हमने भी अंदर शुरू कर दिया। मैं बोलूंगी कि मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिली, मोदी जी से, और मैंने जब उनको ये पेंटिंग दिखाई उन्होंने बोला शाबाश, और उन्होंने मेरे को ये सिग्नेचर दिया अपना, और उन्होंने अपने सिग्नेचर के ऊपर वंदे मातरम भी लिखा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। माइक लगाइए, धड़कन कुछ सुनाई दे रही है। अभी तक इतनी धड़कन बढ़ी हुई है कि कुछ इसका सवाल ही नहीं है ना। अभी तक धड़कन तेज है। धड़कन तो 20 दिन से ही चल रही है। वो भी सही बात है। यस यस, बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब इट्स लाइक प्रधानमंत्री भारतीय समय के अनुसार ठीक 9:30 बजे बर्लिन पहुंचे। एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में विमान उतरा। एयरपोर्ट से पीएम का काफिला सीधे एडलॉन कैंपस के होटल पहुंचा। भारत माता के। अंजना ओम कश्यप, बर्लिन आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्लिन में भारतीयों से मुलाकात करते नजर आए। बच्चों से मुलाकात की और एक बच्चे से तो काफी देर तक वो बातचीत भी करते रहे। इस बच्चे ने काफी कुछ सुनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सुनते हुए उसका हौसला भी बढ़ाया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना सबका मेल ले लो करेंगे महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे तेरे लिए मरेंगे। वाह हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। वहां पर लगातार भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। होटल के बाहर कई भारतीय इंतजार कर रहे थे। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने उनसे बातचीत की। जरा देखिए और सुनिए कैसी उत्सुकता उनमें पीएम को लेकर है। सभी को जय हिंद। पूरी तैयारी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं शाम की पूरी तैयारी है। आज आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहले हम मोदी जी का दर्शन करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एक प्लेस, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। ब्रांडनबर्गर गेट बोलते हैं इसका, बर्लिन का गेट। तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे पूरा कल्चरल परफॉर्मेंस होने वाला है। कल्चरल परफॉर्मेंस में क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? होने वाला है ढोल इधर आ ताशा, जाइए। हाँ। ढोल ताशा, गरबा, बतुकामा, फिर भांगड़ा होने वाला है। बच्चे संस्कृत में पाठ भी करने हाँ, वाले हैं। बच्चे संस्कृत में पाठ कर रहे हैं और पूरा इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो असल का डिप्लोमेसी है वो मोदी जी वहाँ पार्लियामेंट सेंचुरी में बैठ के करेंगे। उसके आगे चांसलरी है और यहाँ पर ब्रांडनबर्ग गेट पे आप कह रहे हैं पूरा आप लोगों का ढोल ताशा और लेजिम बहुत सारे हैं। और इसमें कम से कम 25-26 इंडियन एसोसिएशंस जो है यहाँ पे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, केरला, सभी ने एक साथ होके एकजुट होके पीएम मोदी को यहाँ पे वेलकम करने की हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की हुई है। कई घंटों की कह रहे हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की जिसे वो कह रहे हैं। आप लोग अब तो टाइम पास आ गया, आपकी तो डांस परफॉर्मेंस भी है। यस तो हम शिवाजी महाराज का एक डांस करने वाले हैं एंड इट इज लाइक वी आर वेलकमिंग शिवाजी महाराज बिकॉज वी सी मोदी जी एज आवर सुप्रीम लीडर एंड वी आर वेलकमिंग हिम एज वी वेलकम आवर ओन लीडर ऑफ महाराष्ट्र। तो ये अंदर होटल लॉबी में ये लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ देर में इनकी मुलाकात होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा। उनके लिए हमने भी गरबा परफॉर्म किया है। ब्रांडनबर्ग गेट पे आप भी परफॉर्म कर रहे हैं? या कौन सा डांस? गरबा डांस, गरबा, डांडिया और गरबा। डांडिया के साथ? यस गुजरात वाला टच आ गया। गुजरात वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। मोदी जी आ रहे तो गरबा तो होना चाहिए। आप बताइए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के आके खड़े हुए हैं और हम काफी वेट कर रहे हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचा? मोदी जी के बारे में जी, मोदी जी का नाम जब आता है तो हमको काफी गर्व फील होता है। यहाँ पे जर्मनी में बैठे बैठे हमको उनके बारे में डिस्कस करने में काफी अच्छा लगता है और हमको अपने घर वालों के बारे में भी काफी अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है अभी। अच्छा,
ऐसा लगता है आपको? यहाँ पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप बताएं कितनी एक्साइटेड है? या वी आर सो एक्साइटेड, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। और मतलब जो पहले कभी इसे नहीं था कि भारतीय होने का जो एक प्राइड होना चाहिए वो हम बहुत आया है अभी, और बहुत अच्छी चीज है वो। आपके पास आते ही मुझे लगता है कि अब जयकारा होगा। भारत माता की जय। तो यहां पर ये बातचीत आपने सुनी। हम आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, क्योंकि 6 तस्वीरों में अब तक वहां पर कार्यक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा है इसे आप देख और समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शानदार स्वागत की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जब यहां पहुंचे तो भव्य स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर की बात करेंगे तो बच्चों से मुलाकात की है, जहां पर किसी का गाना सुना तो किसी की पेंटिंग को ऑटोग्राफ दिया। इस बच्चे को प्रधानमंत्री ने बड़े ध्यान सुना, उसकी तारीफ की, उसकी पीठ थपथपाई। इसके अलावा पीएम को तोहफा मिला, लोगों ने सेल्फी और वंदे मातरम के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हम आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है ये काफी ज्यादा खास है। प्रधानमंत्री उन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने वाले हैं जो रूस जंग में भी दखल रखते हैं। भारत का रुख जो है वो तटस्थ है, शांति की बात भारत बार बार कर रहा है। इस दौरे से भी रूस और यूरोपीय देशों की खाई को पाटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत की भूमिका हर कोई समझता है कि ये काफी ज्यादा अहम है। किया जाएगा। शाम 7 बजे आईजीसी की बैठक में शामिल होंगे। रात 8 बजे पीएम मोदी बिजनेस राउंड टेबल में शिरकत करेंगे। रात 10 बजे एनआरआई से मुलाकात करेंगे। विदेश नीति के हिसाब से पीएम का दौरा काफी खास है। रूस और यूक्रेन के समर्थक दोनों देशों को समझा रहे हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात में भी पीएम युद्ध रोकने और शांति की कोशिश पर बात करेंगे। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक। भारत माता की अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती है। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके हैं। कौन कौन से ये संत हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे?
किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये मानता है मैंने हताश होने देगी महाराज को। बच्चे पैदा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जो कर सकते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और मेरे महाराज जी की पीड़ा को समझते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक ऐसा देश देने के लिए, हिंदू राष्ट्र और अग्रसर होने के लिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो ओम काली। अन्नपूर्णा भारती की बात पर यति नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शिवम, आज तक। मंच हिंदुत्व का था, मंच पर चोले में संत थे, लेकिन जब जुबान खुली तो हर कोई हैरान रह गया। कुछ महीने जो जहरीली जुबान हरिद्वार में कुछ महीने पहले देखने को मिली थी, वो एक बार फिर अलीगढ़ में दोहराई गई। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई नवनीत राणा का जेल प्रशासन पर बड़ा और गंभीर आरोप। नवनीत राणा के वकील ने बेल पर फैसले से पहले यह आरोप लगा दिया है कि जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। नवनीत राणा ने इस मामले में स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी। आज नवनीत राणा की बेल पर बड़ा फैसला होना है। शनिवार को सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। तो जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही और इस बात को लेकर आपत्ति जो है वो उनके वकील की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही कहा गया कि बगैर सीटी स्कैन के नवनीत राणा का इलाज नहीं, और इस बात को लेकर एक पत्र जो है वो स्पीकर को भी लिखा गया। साथ ही वकील ने कहा कि अगर नवनीत राणा कुछ भी होता है तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नवनीत राणा की बेल पर आज फैसला आ सकता है और उससे पहले यहां पर वकील का ये बड़ा आरोप है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, आज फैसले से पहले कई बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी गई। जरा बताइए क्या हलचल है, उसके मायने क्या हैं? जेल सुप्रिंटेंडेंट को चिट्ठी लिखी गई, क्या हलचल है, उसके मायने क्या है?
जी बिल्कुल ऐसा बताया गया है। रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा के वकील हैं उनकी तरफ से कि नवनीत राणा को स्पेंडोलाइसिस का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुका है क्योंकि नवनीत राणा को जेल में फर्श पर सोना पड़ रहा है। उनको गादी या बेड की सुविधा जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि पेन बहुत ज्यादा है। उन्होंने जेजे हॉस्पिटल में चेकअप कराया जिसके बाद उन्हें सिटी स्कैन एडवाइस की गई थी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है नवनीत राणा के वकीलों की तरफ से कि आज तक उनका सिटी स्कैन नहीं कराया गया है। जब तक सिटी स्कैन नहीं होता है, दिक्कत का पता नहीं चलता है, तब तक आगे की ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती। और नवनीत राणा को जो दर्द हो रहा था स्पॉन्डिलोसिस की वजह से वो वैसा कि वैसा ही है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति में नवनीत राणा को होता है तो इसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। और ये खत जो जेल अथॉरिटी को लिखा गया है वो ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उनको भी मार्क किया गया। इससे पहले भी नवनीत राणा ने कई तरह की शिकायतें लोकसभा स्पीकर को की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि 245 को जब बेल की हियरिंग है तब क्या राणा दाम्पत्य के फेवर में ऑर्डर आता है या नहीं। जी, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं जरा ये भी समझाइए आप, क्योंकि उनकी बेल पर सुनवाई होने वाली है, फैसला आ सकता है। ऐसे में जो लीगली समझते हैं चीजों को, उनका क्या मानना है, क्या कहना है कि आज जमानत मिल सकती है या फिर ये माना जाए कि अभी भी जेल जो है वो जारी रहेगी? जमानत मिल सकती है, जेल जो है वो जारी रहेगी। देखिए इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि कहना इसलिए मुश्किल है कि जो पूरे मामले में 124 एडिशन का चार्ज लगाया गया है उस पर सेशंस कोर्ट इतनी जल्दी बेल देता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर जो वकील है बचाव पक्ष उन्होंने ये कहा था कि इस केस में 124 बनता नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अप्लाई किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक राणा दाम्पत्य को जेल के पीछे रखा जाए। अब तकरीबन 8 से 9 दिन का समय बीत चुका है जब वो लोग जेल में बंद है और आज जब सेशंस कोर्ट ये फैसला सुनाता है तब सबसे बड़ी फैसला ये भी बात पर होगा कि क्या कोर्ट को ये बात में प्राइम ऑफिसर एविडेंस दिखा कि सेक्शन 124 जो कि देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है वो इस पूरे मामले में बनता दिख रहा है या नहीं। ये बेल के ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। वहीं जेल अथॉरिटीज की अगर बात करें तो उनका कहना है कि नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अगर बेड या होम फूड अगर किसी कैदी को लगता है तो उसके लिए जेल से कोर्ट से परमिशन लगती है, जो कि नवनीत राणा के पास नहीं है, इसीलिए ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं दे पाते। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास कुछ और खबरों पर आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इसी से जुड़ी एक और खबर की। आपको याद होगा ये पूरा विवाद हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुआ था और अब खबर आई है कि राज ठाकरे के हुंकार के बाद लाउडस्पीकर पर शिवसेना का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने कहा कि महाराष्ट्र में मंदिरों मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटेंगे। राज ठाकरे के भाषण पर उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने आपत्तिजनक भाषण दिया है तो कार्रवाई होगी। राज ठाकरे ने 4 मई को अल्टीमेटम दिया है, अगर 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटा तो फिर हनुमान चालीसा पाठ की चेतावनी दी गई है। तो लाउडस्पीकर, हनुमान चालीसा पाठ और बदले बदले रुख। हालांकि क्या होगा वो 4 मई तक देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि 4 मई के बाद राज ठाकरे अपने अल्टीमेटम के तहत हनुमान चालीसा का पाठ अजय करेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज ठाकरे ने 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। लाउडस्पीकर को लेकर यह पूरा विवाद है। इसका विरोध शुरुआत जो है वो मनसे की तरफ से की गई थी, जिसके बाद राणा दंपत्ति ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन उसके बाद राणा दंपत्ति फिलहाल जेल में हैं। राज ठाकरे अपनी रैलियां कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मेरा अल्टीमेटम 4 तारीख तक का है और अगर 4 तारीख तक ये नहीं मानी गई सारी मांगे तो फिर हनुमान चालीसा का पाठ पूरे राज्य में वो करेंगे। मुळामध्ये हनुमान चालीसा याला कधीच कोणी विरोध केला नाही। अगदी मुसलमान लोकांनी सुद्धा हनुमान चालीसेला विरोध केलेला नाही। हनुमान चालीसेचा आधार घेऊन जे काही बेसूर चेहरे महाराष्ट्र आणि मुंबई तोडण्यासाठी जे काही प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नाच्या त्या सभा दिसतात असं आज मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्रातल्या मुळामध्ये हनुमान चालीसा याला कधीच कोणी विरोध केला नाही। अगदी मुसलमान लोकांनी सुद्धा हनुमान चालीसेला विरोध केलेला नाही। हनुमान चालीसेचा आधार घेऊन जे काही बेसूर चेहरे महाराष्ट्र आणि मुंबई तोडण्यासाठी जे काही प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नाच्या त्या सभा दिसतात असं आज मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला कळतंय। मुळामध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबई नवे अगदी देश याच्याकडे अनेक प्रश्नांची उकल होणं गरजेची आहे। ज्या महाराष्ट्र सरकारला सतत दूषणं दिली जात आहेत त्या ह्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की मागच्या वेळेला भावावर बोलल्यामुळे बॅकफुटवर जावं लागतं की काय, मग भावावर नाही तर आता पवारांवर। आणि इकडे फडणवीसांनी घेतलं
राज्य सरकार आणि उद्धवजी ठरवून गेम करतायत. अर्थात तुम्ही कितीही गेम करा, कितीही तुम्ही शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करा, पण आज पहिल्यांदा या महाराष्ट्रामध्ये अनेक चांगले मुख्यमंत्री सुद्धा होऊन गेले. अनेकांनी आपली चांगली चांगली कामगिरी करून दाखवली. पण त्याचबरोबर बाळासाहेबांचे सुपुत्र उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या पद्धतीने संपूर्ण देशात नव्हे जगात या महाराष्ट्राचं कौतुक अगदी सुप्रीम कोर्टापासून ते अगदी सिटी सिव्हिल कोर्टपर्यंत, म्हणजे कोर्टाला मानता ना, तर कोर्टपर्यंत सगळ्यांनी या मुंबईचं आणि महाराष्ट्राच्या कामाचं कौतुक केलं. मुख्यमंत्री या संपूर्ण याच्यामध्ये अव्वल नंबरमध्ये येतात. असं बघायला तर मुख्यमंत्र्यांवर पहिली टीका काय झाली. तो किशोरी पेडनेकर को आप सुन रहे थे, जिनके रुख जो हैं वो बदले हुए नजर आ रहे थे और अब लाउडस्पीकर विवाद पर बड़ा बयान उन्होंने दिया कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे. साथ ही ये भी कह दिया कि चाहे मंदिरों के लाउडस्पीकर हों या मस्जिदों के, इन्हें हम हटाएंगे, जल्द से जल्द हटाएंगे, क्योंकि 4 मई तक का अल्टीमेटम जो है वो दिया गया है राज ठाकरे की तरफ से. और ऐसे में शिवसेना का ये कहना कि मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया जाएगा, लेकिन राज ठाकरे को लेकर कहा कि जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो सकती है. और इसी खबर पर हमारे सहयोगी पारस दामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं. पारस, जरा बताइए कि जो ये बड़ा बयान आया है और ये बदले बदले रुख नजर आ रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि देखिए लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे, 4 मई की तारीख हम सबके जहन में है, क्या ये उसके कॉन्टेक्स्ट में है या वाकई में शिवसेना आप चाहती है कि नहीं इस विवाद को ज्यादा तूल न दिया जाए और लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाए, चाहे वो मंदिर से हो या मस्जिद से हो? शुभंकर, जो मामला है वो बढ़ गया है पहले से. जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से मुंबई का माहौल है वो बेहद ही जो है वो चिंताजनक माहौल है. पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें या बाकी किसी माहौल की बात करें, हर जगह जो है वो टेंशन बनी हुई है. कल जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे सरकार को ये अल्टीमेटम दिया कि अगर 4 तारीख तक आप नहीं हटाते हैं तो वो अपनी तरीके से इसका विरोध करेंगे और अपनी तरीके से जो है रिप्लाई करेंगे, जो हर पिछले कुछ दिनों से जो है वो राज ठाकरे लगातार ये कह रहे हैं. मगर अब आज सुबह ही जो है मुंबई के एक्स मेयर किशोरी पेडनेकर जब मीडिया कर्मियों से बात कर रही थी, उस समय उन्होंने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि हटा देने चाहिए. ये बात गलत है. लाउड स्पीकर जो है वो कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थलों वहां पे नहीं होने चाहिए. मगर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि अगर लगाने भी हैं आपको लाउड स्पीकर तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी चाहिए. जो अवैध लाउड स्पीकर हैं उनको हटाया जाना चाहिए, उससे लोगों को दिक्कत होती है. साथ साथ उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी आधे हाथों लिया. जिस तरीके से कल देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया था कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी जानी थी, बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा जाना था तब शिव सैनिक कहां थे, तो उस पर भी तंज कसते हुए किशोरी पेडनेकर ने कहा कि हमारे ही लोग जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के साथ था. बाला साहेब ठाकरे ने ही इस सब चीजों की शुरुआत की थी और उन्होंने ही जो है हिंदुत्व को बचाए रखा था. वहीं राज ठाकरे पर बात करते हुए किशोरी पेडनेकर ने यह भी कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए. ठीक है, कुल मिलाकर सियासत जो है वो गर्म है और इस गर्म सियासत के बीच शिवसेना फूंक फूंक कर कदम रख रही है. लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि जिस वक्त राज ठाकरे औरंगाबाद में दहाड़ रहे थे, उसी वक्त उद्धव ठाकरे मुंबई में ताल ठोक रहे थे. कैसे छिड़ी ये जुबानी जंग, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं. हे जे विष या माणसाने जे कालवलं ना, मी जे सतत सांगतोय की राष्ट्रवादीचा जन्म झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये जातीपातीचं राजकारण मोठ्या प्रमाणावरती सुरू झालं. जात प्रत्येक जण मानत होता, जात प्रत्येकाला प्रिय होती, पण दुसऱ्या जातीबद्दलचा द्वेष हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जन्मानंतर सुरू झाला. महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही. खेळाडू नेमकं कोणत्या कोणत्या मैदानात कोणते कोणते खेळ करतात हे आतापर्यंत लोकांनी अनुभवलेलं आहे. कधी मराठीचा खेळ, कधी हिंदुत्वाचा खेळ, कधी ह्याचा खेळ. तर असे हे खेळाडू जे असतात ना, त्यांना मी काही इतरांचं कोणाचं मी अपमान करू इच्छित नाही. म्हणजे जे खेळ करतात डोंबारी वगैरे त्यांचा अपमान नाही मी करू इच्छित, परंतु असे खेळ महाराष्ट्राच्या जनतेने पाहत आलेले आहे. आणि ते काय झालेलं आहे की 2 वर्षाचा कालखंड हा प्रचंड मोठा आहे. ते गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली, हे असे भोंगेदारी पुंगीदारी खूप बघितलेत. जो शिवसेनेची ओळख करून देण्याची गरज नाही. तुम्हीच सांगितलं शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष, आणि तो आहेच. हे मी विधानसभेत सुद्धा बोललेलो आहे आणि ते मला लपवण्याची गरज नाही आणि मी लपवणार नाही. आता ज्यांना नवीन नवीन म्हणजे हे करून बघू ते करून बघू, आता बरेचदा असं होतं की मार्केटिंगचा जमाना आहे.
मध्ये तुम्हाला नाही पसंत पडलं तर परत करा. तर तसं तुमचं हे तुम्हाला फळलं तर फळलं, नाही तर परत. म्हणजे गाजराची पुंगी, वाजली तर वाजली. हे असे भोंगेधारी पुंगीधारी खूप बघितले. मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर आम्ही हनुमान चालीसा म्हणतो म्हटल्यानंतर त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लागला. आणि मजेची गोष्ट बघा, काल परवा आरोपपत्र दाखल केलं. त्या आरोपपत्रात काय लिहिलंय तर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर हनुमान चालीसा म्हणण्याची घोषणा केल्यामुळे ते राज्य उलथवून टाकत होते, म्हणून आम्ही त्यांना जेलमध्ये टाकलं. हनुमान चालीसा म्हटल्याने रामाचं राज्य उलथवलं जाईल की रावणाचं राज्य उलथवलं जाईल? हनुमान चालीसा म्हटल्याने कोणाचं राज्य उलटवलं जाईल? तो यहां पर आप मुंबई की सियासत देख रहे थे, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के चंदौली में एक लड़की की मौत के बाद हंगामा बरपा हुआ है. आरोप यहां पुलिस वालों पर लग रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उसकी माने तो चोट के कोई भी निशान नहीं है, सिर्फ 2 निशान मिले हैं. गले में खरोच के निशान है. दरअसल एक गैंगस्टर के घर पर दबिश देने गई पुलिस की तो गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई. इस मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क को जाम कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की. गांव वालों का यह आरोप है कि पुलिस की मारपिटाई से इस लड़की की जान चली गई, जबकि उसी की दूसरी बहन जख्मी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थानों के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आधा दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले के लिए अब जांच पड़ताल कर रही है. एक टीम बना दी गई है. चंदौली केस में मृतक लड़की की रिपोर्ट सामने आई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 बातें आई हैं कि एक, मृतक के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, खरोच के निशान नजर आए हैं. ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है. सिर्फ गले में खरोच के निशान यहां पर मिले हैं, कोई भी गंभीर चोट के निशान नहीं है. संदिग्ध परिस्थितियों में इस लड़की की मौत हुई थी और पुलिस के दबिश के बाद फांसी से लटकी ये लड़की मिली थी. तो मातम पसरा है घर पर. घर के परिजन जो हैं वो अंतिम संस्कार के लिए गए हैं. एक बार हम कोशिश करते हैं, गुंजा अगर थोड़ा सा ठीक ठाक हो, हम इनसे बात करने की कोशिश एक बार करेंगे. गुंजा, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं? तो हम इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे. गुंजा, ये बताइए कल क्या हुआ था? सर, घर पे कोई नहीं था. 4 लोगों से उदय प्रताप अपने पुलिस फोर्स के साथ, लेडीज फोर्स के साथ आई और आते आते डायरेक्ट घर में हम लोग से दरवाज़ा बंद, छत पर हम लोग थे, दरवाज़ा बंद करने के लिए आए. तब तक ये लोग कुछ चीज़ से मारे, दरवाज़ा बंद ही नहीं कर पाए, तो दरवाज़ा खुल गया. जब हम इनका विरोध किए तो एक लेडीज़ पुलिस हमको हाथ छोड़ दी. जब हम उनका भी विरोध किया क्यों मार रहे हैं, तब तक एक जेंट्स लेडीज़ दोनों मारने लगे. और तब तक दीदी हमको देखी तो उस रूम में दरवाज़ा बंद करने के लिए भागी. तो उस रूम में दीदी भागी तो फिर यहाँ पे हमको पकड़ लिया गया. फिर उस रूम में सब पुलिस ऑफिसर और एक लेडीज़ कांस्टेबल उस रूम में गई तो सब मारना शुरू किए. दीदी चिल्ला रही थी, हमें आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए. हम बोले सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा. उसके बावजूद भी ये लोग मेरी एक भी नहीं सुने, मुझे भी मारा, मेरी दीदी को भी मार रहे थे. उसके बाद आवाज़ आनी एकदम से बंद हो गई. हम चिल्ला रहे थे लेकिन कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था. एक कांस्टेबल सिपाही नीचे से एक. अच्छा गुंजा, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, तभी ठीक नहीं आपकी. हमको संक्षेप में बता दीजिए कितने पुलिस वाले थे और उस वक्त आप कहाँ थी और आपकी दीदी कहाँ थी? 40 से एबव या मैक्सिमम इतना ही होंगे, 40. जब आप ऊपर आई तो क्या देखा आपने? हम ऊपर से नीचे आए, हम दरवाज़ा बंद करने के लिए आए थे ताकि ये पुलिस फोर्स अंदर न घुस पाए. हम उनसे पूछे सब बिना वारंट का आप किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं. ये लोग डायरेक्ट मारना शुरू कर दिए. अच्छा, जब पुलिस यहाँ से चली गई तब आपने क्या देखा जब आप ऊपर आई? तो जब ये मार के चले गए तो ये मैक्सिमम 20 सेकेंड लगा होगा मुझे उस रूम में जाने में. तो देखा था तो दी पंखे से लटकी हुई थी और उनकी साड़ी, एक न्यू साड़ी बक्से से निकाल कर, साड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही छिटी हुई थी और एक साड़ी निकाल कर उनको एक गले में बांध कर पंखे में लटकी हुई थी, जिसकी गांठ बहुत ही ढीली थी. हमने उसे एक हाथ से खोला और दी को लेटाया. उसके बाद उसकी पल्स, हार्ट बीट चेक किया, सांस चेक किया तो कुछ भी नहीं चल रहा था सर. अच्छा गुंजा, ये बताइए कि किसने उतारा निशा को, किसने उतारा? सर मैंने.
आपने उतारा पंखे से? लटकी नहीं हुई थी, मतलब उनका पैर जमीन ही पे था। उस पंखे की हाइट नापेंगे, ज्यादा ऊंची नहीं है। मेरी दीदी मैक्सिमम 5.4 सेंटीमीटर की होंगी और पंखा उतना लंबा भी नहीं था। सर नीचे उनका पैर भी नीचे था, बस गले में वो साड़ी थी, बस वो गांठ खोले हम बस। आपकी दीदी मर चुकी थी तब तक? तब तक दीदी मर चुकी थी।